Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala and I am the teacher of Social Science. Today we are going to discuss another chapter of our crash course, that is Outcomes of Democracy. 10th बोर्ड के लिए Outcomes of Democracy भले ही एक ऐसा चैप्टर ना हो जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हों या आते हों, लेकिन Outcomes of Democracy पढ़ना बहुत आसान है. आसान मतलब कैसे, या इतना इजी इस चैप्टर को मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास 10 में उनको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या ये चैप्टर भी बोरिंग लगता है. बेसिकली चैप्टर थोड़ा बोरिंग है भी, बट अगर किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आप लाइव एग्जाम्पल से समझो तो वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपको सिमेंटिक में या छोटे शॉर्ट फॉर्म में याद रहता है. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि नाम से लिखा हुआ है कि आउटकम्स मतलब डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं. क्लास 9 में हमने पढ़ा, हमने देखा कि क्लास 9 में डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत सारी बातें हुई. क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या है, प्रोसीजर क्या है, डेमोक्रेसी को चलाने का प्रोसीजर क्या है, डेमोक्रेसी में कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. और हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी ही बेटर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से. हमने ये बात देखी. 9th क्लास में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो उसके बाद आप 10th क्लास में एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हो कि 9th में आप पढ़ते हो व्हाट और 10th में आप पढ़ते हो व्हाई. जो भी चीज़ आप 9th में पढ़ोगे किसी भी कॉन्सेप्ट के रूप में, वो आप पढ़ोगे व्हाट, क्या है डेमोक्रेसी, क्या है, क्या फीचर्स है, कैसे की जा रही है डेमोक्रेसी, के फीचर्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. लेकिन जो उसका लॉजिकल क्वेश्चन डेवलप होता है वो है व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे जितने भी देश हैं वहाँ डेमोक्रेसी की डिमांड हो रही है. रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ. अभी कुछ ही दिनों पहले, जस्ट थोड़े दिन पहले, नेपाल में भी जो एग्जिस्टिंग पीएम है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि ही इज़ टेकिंग नॉन डेमोक्रेटिक मेजर्स. वो नॉन डेमोक्रेटिक मेजर्स ले रहे हैं या वो ऐसे मेजर्स ले रहे हैं जो बेसिकली डेमोक्रेसी के नाम पर तो काम हो रहा है लेकिन डेमोक्रेसी की एक्चुअल वर्किंग नहीं हो रही है. रिसेंटली अगर इसके बारे में हम बात करें तो थाईलैंड का मैंने एग्जांपल दिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि थाईलैंड में भी मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, राजशाही डेमोक्रेसी के साथ है, बट कहीं ना कहीं वो राजशाही इंटरफेरेंस कर रही है आज भी. तो सोच के देखो कि जो कॉन्सेप्ट 200 साल पहले हम बात करते थे फ्रांस और रशिया में, जहाँ मोनार्की इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करने के लिए अपने लिबर्टी, इक्वालिटी और अपनी जो फ्रीडम है उसके लिए लड़ाई लड़ी. अब आज के कंसेप्ट में अगर बात करें कि इन 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी इज ट्रीटेड एज अ बिग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट क्या डेमोक्रेसी बेटर है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर ग्रोथ है, क्या डेमोक्रेसी हर एक सोशल समाज के तबके को ऊपर उठाती है, या केवल डेमोक्रेसी नाम के लिए ही वर्क कर रही है, या डेमोक्रेसी के अंदर वास्तव में डेवलपमेंट होता है, या उसके आउटकम्स, उसके जो एक हम बात करें कि मॉरल क्या है डेमोक्रेसी को अगर फॉलो किया जाए तो क्यों किया जाए. इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्यों के लिए. क्या है डेमोक्रेसी वो बात नहीं करेंगे. हमें पता है डेमोक्रेसी क्या है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, सरकार इलेक्शंस कराती है, इलेक्शंस में हम जीत जाते हैं, बट क्यों, क्या डेमोक्रेसी में कोई ऐसा फीचर है जो उसे अलग बनाता है बाकी सभी चीज़ों से, उसी की हम यहाँ बात करेंगे. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि वाई डेमोक्रेसी के बेनिफिट क्या है, क्यों इतने आंदोलन हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा क्या दे रहा है डेमोक्रेसी जिसके लिए उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है. पहला पॉइंट देखते हैं. इस चैप्टर में डेमोक्रेसी बेटर है गवर्नमेंट के लिए, ये हम सभी बोलते हैं, बट डेमोक्रेसी इज रन ऑन द विल ऑफ द पीपल, बट इट इज रियली ट्रू दैट डेमोक्रेसी ऑल्सो लीड्स बेटर रिजल्ट. क्या बात हो रही है कि क्या डेमोक्रेसी में बेटर रिजल्ट्स आते हैं, क्या इनकम हाई होती है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, क्या लोगों का सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है. देन जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इट इज रियली ट्रू दैट डेमोक्रेसी हैज बेटर आउटकम्स बट इट इज ट्रू दैट इट इज ऑल्सो हैज नो इविल प्रैक्टिसेस, कि क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, या अगर भ्रष्टाचार है तो उससे कैसे बचा जाए. क्लियर. और एंड ऑल्सो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या उस कंट्री की ग्रोथ होती है जो डेमोक्रेसी के ऊपर चल रही है, या फिर ऑल्सो व्हाट इज अबाउट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ सिटीजन, एक सिटीजन की ओवरऑल ग्रोथ क्या डेमोक्रेसी में बढ़ती है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा है. एक सिटीजन की ग्रोथ डेमोक्रेसी में ज़्यादा है या नॉन डेमोक्रेसी में ज़्यादा है. एक एग्जांपल लेके देखो, क्या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग जो अपनी सरकार चला रहे हैं वहाँ सिटीजन सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, हैप्पीली रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, या अगर किम जोंग यूंग ने कहा कि मुझे नॉर्थ कोरिया के एक जगह पर 1 महीने में ब्रिज बनाना है, क्या उस डिसीजन को लेने में डिले होगा, क्या उस डिसीजन को काम करने में देरी होगी, क्या वो ब्रिज अपने टाइम से पहले बन पाएगा,
या उसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया में डेमोक्रेसी है। भारत में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ठीक है, हम 2020 में एक ब्रिज बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। काम शुरू हो गया, लेकिन 2021 में इलेक्शन हुए, सरकार बदल गई, सरकार ने उस ब्रिज को आगे नहीं बढ़ाया। तो क्या डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट तेजी से होता है या नॉन डेमोक्रेटिक से कम होता है? आंसर समझ में आया। डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट स्लो होता है, उसका रीज़न है डिसीजन मेकिंग। अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स लोगों की जन सुनवाई करके, ज़मीन अगर लेनी है, अधिग्रहण करना है किसानों से, तो उनकी मांगें माननी पड़ती है। तो एक सबसे पहला पॉइंट जो होता है डेमोक्रेसी के आउटकम का, कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग तो स्लो होती है और उसका अडेप्शन, उसको जब डिसीजन बनाना है या उसको लागू करना है तो वो इसीलिए देरी से होता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑफ द गवर्नेंस, पीपल एंड द डिसीजन मेकर्स, जबकि ये कहाँ नहीं होता है? नॉन डेमोक्रेसी में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्राफ तेजी से ग्रोथ का है और जो डेमोक्रेटिक है उनका कम है। डिफरेंस है, वहां डिसीजन मेकिंग फास्ट है बट वहां सिटीजन्स की विल के लिए कुछ नहीं किया जाता, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और उनकी विल के लिए ही काम किया जाता है। एक सबसे छोटे डायग्राम से सबसे पहले समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल? अकाउंटेबल का हिंदी में मतलब होता है जवाबदार। सरकार क्या आपको जवाबदार है? क्या सरकार की आपको जवाबदेही है? क्या आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो? क्या आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने हमारे डेवलपमेंट के लिए जो वर्क किया था वो हुआ या नहीं? क्लियर? अकाउंटेबल मीन्स जवाबदारी। सरकार रेस्पॉन्सिबल है हर सिटीजन के क्वेश्चन के आंसर का। क्या ये नॉन डेमोक्रेटिक में होता है? नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आप या तो सजा के पाटीदार हो या आप को सरकार वहीं से गायब कर देगी। आज भी दुनिया में ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। नेक्स्ट, क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है? लेजिटिमेट मतलब कानून के दायरे में रहकर सरकार काम जो करती है उसको हम लेजिटिमेट वर्ड बोलते हैं। जो प्रॉपर टेक्निकल टर्म है कानून की उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। नियम कायदे कानून के अंदर रहकर काम करने वाली सरकार को हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लोगों के लिए काम करना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पॉल्यूशन कंट्रोल, हर एक वो चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से किसी एक सिटीजन के लिए जुड़ी हो और देश के लिए कलेक्टिवली जुड़ी हो, वो जिम्मेदारी सरकार पर है। तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिम्मेदार सरकार होती है? वही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डेमोक्रेसी लीड्स बेटर आउटकम्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक सरकार ज्यादा सही डिसीजंस लेती है और उसके आउटकम्स भी बेटर होते हैं रादर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, आय के आधार पर इनकम बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ता है, रहने का स्तर बढ़ता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लोगों का? अगर वहाँ सरकार डेमोक्रेसी चला रही है, वहाँ गरीबी क्या बिल्कुल ही नहीं है? क्या वहाँ असमानता, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, क्या वहाँ पर असमानता, इनइक्वालिटी, ये सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है? ये दो बहुत बड़े टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दे हैं देश में आज भी, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। असमानता, इनइक्वालिटी जो हम हर रूप में देखते हैं, हमारे देश में हर जगह देखते हैं, गरीब अमीर का हो, जाति का हो, धर्म का हो, असमानताएं कई बार जातिगत होती हैं, सोशल होती हैं, कई बार पॉलिटिकली रेस की जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला, ये चीज़ तो डेमोक्रेसी के लिए सही है कि डेमोक्रेसी एक जवाबदार, एक लेजिटिमेट और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यानी कि ये तो आप इन तीनों पैरामीटर्स को हम ये बात कह सकते हैं कि यस, डेमोक्रेसी इज बेसिकली लेजिटिमेट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन है व्हाई? बिकॉज इलेक्टेड लीडर्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? जनता चुनती है अपने एमपी को, अपने एमएलए को, अपने पीएम को। तो यस, जिन्हें हमने चुना है वो हमारे प्रति जवाबदार हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के लिए उन्हें काम करना है और लोगों की विल, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स
जो उसके वादे वो करते हैं इलेक्शंस में लड़ने से पहले, चुनाव में पहले, वो उनको फुलफिल करने होते हैं। अगर नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, तो अगले साल सरकार जब चुनाव हो गए तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और सरकार बदल जाएगी। अल्टीमेटली फॉर द पीपल दीज रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स फॉर द पीपल एंड दे आर बेसिकली अकाउंटेबल। वो जवाबदार हैं किसके लिए? लोगों के लिए। क्या नॉन डेमोक्रेटिक में, डिक्टेटरशिप में आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि जो आपके किम जोंग यूंग है उनसे आप सवाल पूछ सको कि आपने काम क्यों किया, मैं आपका एक ऑफिसर हूं आपके सिस्टम में, मैं नहीं मानता कि काम सही है, आप इसको बंद करो। क्या आप समझते हो कि आप दोबारा नौकरी कर पाओगे किम जोंग यूंग के यहाँ, या वो आपको पैसा दे देगा, या हो सकता है कि वो आपको पूरे परिवार सहित ही कहीं और शिफ्ट कर दें? ठीक है, तो नहीं कर सकते हो। क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनेबल थिंग्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, प्रमोट्स इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में हम असमानता को कम करने की कोशिश करते हैं। रिजर्वेशन, जातिगत आधार पर जो समाज बांटा गया, उसमें जो जातियों के बीच में भेदभावपूर्ण रवैया हुआ 200-300 साल तक, उसको कम करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया गया, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो। तो इक्वालिटी प्रमोट करती है, डेफिनेटली करती है। हाँ, ऑल्दो ये हमें पता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस। डेमोक्रेसी भी जातिगत हिंसा या जातिवाद या धर्मवाद इससे फ्री नहीं है। वहां पर भी तो इंसान ही है जो उसको चला रहे हैं, बट फिर भी लोगों के हाथ में पावर है बाय इलेक्शंस, और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर सेक्शन के लिए काम करती है। ठीक है, एनहांस डिग्निटी, जैसा मैंने बताया, एक सिटीजन का सम्मान, मान सम्मान, डिग्निटी कहां होगी? जहां उसको अधिकार मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। राइट्स कहां मिलते हैं, अधिकार कहां मिलते हैं? आपको केवल डेमोक्रेसी में संविधान में संशोधन है, संविधान में अलग अलग राइट्स आपको दिए गए हैं। तो जहां राइट्स है वही तो डेमोक्रेसी है, जहां प्रोटेस्ट कर सकते हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? अधिकार, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए। यही 3 पिलर दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। फ्रीडम टू सिटीजन, इक्वालिटी टू सिटीजन एंड राइट टू लिव। ये बहुत सारे जो व्यापक स्तर पे जो हम बात करते हैं, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर मैं भारत में नहीं रहता हूँ, अगर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ। सऊदी अरेबियन एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर एक मैं नॉन रेजिडेंशियल व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। डेफिनेट सी बात है कि मेरे लिए जो लॉज हैं वो डिफरेंट होंगे किसी रेजिडेंट के जो वहाँ का मूल निवासी है। क्या भारत में ऐसा प्रावधान है? क्या भारत में कोई बाहर से आए व्यक्ति को स्वतंत्रता से घूमने की आज़ादी नहीं है? क्या वो अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं चला सकता? इंडिया में मैं हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जो फॉरेनर्स है वो यहाँ आके सेट हुए हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और भारत में रह रहे हैं। हर देश जो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करता है वो इक्वालिटी को हमेशा फ्लरिश करता है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें उनको कम मिली होंगी, नागरिकता के बेनिफिट्स कुछ कम होंगे, बट वो रह रहे हैं आराम से। अगर मैं किसी ऐसे कंट्री में जाता हूँ जहाँ डिक्टेटरशिप है और वहाँ जाके मैं आंदोलन की लड़ाई लड़ूँ या आज़ादी की बातें करूँ या मैं बात करूँ फ्रीडम की, डेफिनेट सी बात है वो मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो डिग्निटी इज ऑलवेज लाई विद डेमोक्रेसी। प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी ही तो वो माध्यम है जो समाज की असमानताओं को खत्म करता है, जाति रंग भेद के आधार पर जो डिफरेंस है वो खत्म करता है। मेजॉरिटी के बेस पे सरकार नहीं बनाता है, सभी का बराबरी से रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत मतलब जिसको हम कहते हैं कि लॉजिक। इफ यू आर गोइंग टू द लॉजिक इज दिस चैप्टर, आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखो, आप अपने आसपास की दुनिया को देखो, आपको डेमोक्रेसी आराम से समझ में आएगी कि ठीक है, हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है। हम कोई मूवी में अगर एक पर्टिकुलर किसी जाति धर्म या संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई उसने कंटेंट है या उसमें कुछ लिखा है, भले ही वो गलत ना हो, तो आप प्रोटेस्ट करोगे तो मूवी तक बंद हो जाती है। इतना सिटीजन्स के राइट के लिए हम काम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट काम करती है, या सरकार काम करती है। क्लियर? नाउ इम्प्रूव डिसीजंस मेकिंग एंड कैन करेक्ट ओन मिस्टेक्स। यानी कि डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत कानून बन गया है या कुछ लीडर्स ने गलत कानून बना दिए हैं या कुछ लॉज गलत बन गए हैं, तो उनको भी करेक्ट किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि डेमोक्रेसी में अपनी गलतियों को सुधारने की संभावना होती है। संविधान में बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आप देखोगे कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए लगातार किए गए हैं। एनवायरनमेंट को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, महिलाओं के लिए कानून, बच्चों के लिए कानून, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बनाने के लिए कानून। वो बदलाव जो पहली सरकार ने ना किए हो तो आने वाली सरकार कर सकती है, न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर सकती है, और इससे उसको आगे जीतने का बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली जो हमने पॉलिटिकल पार्टी का कंसेप्ट पढ़ा था,
कॉन्सेप्ट को मैच करो कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी लोगों के लिए लाइबल होती है, लेजिटिमेट होती है, अकाउंटेबल होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्लियर? तो ये तो बात हमने कर ली कि चलो सर ठीक है, आपने बात बोल दिया कि डेमोक्रेसी तो बेटर तो है। व्हाई इज दिस? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमिटी एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि वो जवाबदार है, लोगों के लिए है। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है कि अगर लोगों के लिए ही है तो फिर अब्राहम लिंकन जी ने जो वो एक स्टेटमेंट दिया था आज से हजारों सालों पहले, तो नहीं 200 साल पहले, कि डेमोक्रेटिक सरकार वो है जहां पर लोगों के लिए, लोगों की इच्छा के लिए, लोगों के द्वारा ही चुने हुए लोग काम करेंगे। वो बात और है कि आज के जो हम मंत्री या नेताजी देखते हैं वो आते तो 5 साल में एक बार है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी जनता मुझे वोट नहीं करेगी। क्लियर? अगर मोदी सरकार दोबारा आई है तो कहीं ना कहीं लोगों का या सिटीजन्स का ट्रस्ट उनके काम पे या उनके वर्क पे रहा है तो वो आई है। अगर अगले साल नहीं आई तो डेफिनेट सी बात है लोगों को उनके काम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से संतुष्ट नहीं थे। डेमोक्रेसी के अंदर ये पावर है। भले ही हम कह दें कि 5 साल में तो फिर कोई भी मंत्री आके नहीं देखता लोगों का विकास क्या हुआ, कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी आप अपने देश को उन्हीं लोगों के द्वारा चला रहे हो जिन्हें आपने चुना है। दैट इज द पावर ऑफ वोट। क्लियर? तो ये बात थी कि ये 3 फीचर तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बोर्ड में रख सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक्सप्लेन इन योर वर्ड अकॉर्डिंग टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स ये 3 पॉइंट है, आंसर आप फ्रेम करोगे। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये डेमोक्रेसी के कुछ ब्रॉड फीचर्स, बहुत ब्रॉड फीचर्स। अरे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? अरे अभी तो हमने देखा था कि अमेरिका में चुनाव हुए, जॉय बाइडेन जो है वो नए प्रेसिडेंट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जो इतने पैसे वाले थे, इतने वो जो लेविश उनकी जो लाइफस्टाइल थी, इतना उनका बिजनेस फैला हुआ है, वो हर मीडिया को कंट्रोल कर सकते थे, फिर भी वो हार गए। क्यों हारे? वर्क। बिकॉज पीपल डजंट सीम दैट दिस प्रेसिडेंट या द टर्म इज नॉट फ्रूटफुल फॉर अमेरिका। उन्हें बदल दिया गया। कितने ही पावरफुल थे, कितना ही देश के, दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक की जो विल है, लोगों के लिए जो काम करना था या लोगों की जो नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उन्हें ना केटर करते हुए कुछ किया, काम किया, और कहीं ना कहीं उसी का बेनिफिट दूसरे व्यक्ति को मिला और नई पार्टी का नया प्रेसिडेंट बन गया। भारत में भी यही होता है। मोदी जी के पहले जो हम देख रहे हैं मनमोहन सिंह जी का टेन्योर था। ठीक है, तो हम एक चीज ये देखते हैं डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में वो सारे फीचर हैं जो देश को चलाने के लिए अप्रोप्रिएट है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए। फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इलेक्शंस होते हैं, सभी लोगों को वोटिंग अधिकार होता है, राइट टू वोट जिसको हम बात करते हैं कि हाँ राइट टू वोट है आपके पास। क्लियर? देन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यानी वो सारे फीचर्स जो बेसिकली आप देख रहे हो, जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको इसमें मिलता है। दैट डेमोक्रेसी इसमें क्या है, बेसिकली आप क्या देखोगे, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत सारी जगह नहीं होती है, लोकल डेमोक्रेसी, लोगों का अपना नेताजी या अपने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का एक रुझान, यानी डेमोक्रेसी फ्लरिश कैसे होती है, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। देन फंडामेंटल राइट्स, अधिकार, कैसे डिग्निटी बढ़ती है सिटीजन्स की। फंडामेंटल राइट्स है एक्सेस टू जस्टिस, सिविल लिबर्टी, सोशल राइट्स, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल राइट्स, हर व्यक्ति को इस डेमोक्रेसी में मिलता है। वोट का अधिकार, अपना रोजगार करने का अधिकार, देश में कहीं भी जाकर अपनी बात रखने का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, क्रिटिसिज्म, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी में राइट मिलता है दैट इज क्रिटिसिज्म। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप सरकार को बोल सकते हो कि जो आपने किया वो सही नहीं है। क्रिटिसाइज करना जो है वो सबसे बड़ा, यानी आलोचना, हिंदी में अगर बोले तो आलोचना करना, यानी आप सरकार के क्रिटिसिज्म कर सकते हो, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ बोल सकते हो खुले में, मंच में, पेपर में। ये फ्रीडम टू एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होती है, नॉन डेमोक्रेटिक में, डिक्टेटरशिप में, ऑटोक्रेसी में, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में नहीं होती है। क्लियर? तो ये कुछ फीचर्स थे जिसकी हमने बात की। तो इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे आप ये ध्यान रखें कि डेमोक्रेसी इज मच डिजायरेबल। क्यों? व्हाई डेमोक्रेसी इज डिजायरेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम प्रेसिडेंट इन सबको कुछ भी बोल सकें कि हाँ आपने जो किया है गलत किया है, खुले में, चौड़े में, जिसको बोलते हैं ना कि आप सीधे जाके बोल सको कि नहीं आपकी पॉलिसीज गलत है, आपने गलत फ्रेम किया है, हम इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, किसी और में बोल के देखो, नॉर्थ कोरिया में बोल के देखते, या सद्दाम हुसैन के समय इराक में बोल के देखते, या फिर अभी सऊदी अरेबिया में जाके बोलो कि किंग्स ने जो रूल बनाया गलत है, हम तो नहीं मानते, पता चल जाएगा आउटकम क्या है। तो आउटकम ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ बात थी। अब अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ये आप समझ ही गए हो। ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक वर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता,
ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि सरकार जो कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। एक कानून पास किया था भारत सरकार ने, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन्स को एम्पावर करना, सिटीजन्स को पावर देना कि सरकार ने क्या काम किया है, सरकार ने कहाँ कितना पैसा किस प्रोजेक्ट पे लगाया है, सरकार ने जो वादे किए थे वो हुए या नहीं। आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन से, लेकिन केवल गवर्नमेंट बॉडी से, किसी प्राइवेट बॉडी से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी ही आपको पावर देगी कि आपने गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को तो चुना है, पीएम प्रेसिडेंट को तो चुना है, उन्हीं से आप क्वेश्चन पूछोगे, किसी और से थोड़ी ना पूछ पाओगे। क्लियर। आरटीआई 2005 में कानून बना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत सरकार अपने सभी कामों के बारे में अपने सिटीजन्स को ब्यौरा देगी अगर सिटीजन उनसे पूछते हैं तो। ये है ट्रांसपेरेंसी, जो केवल और केवल डेमोक्रेसी में ही होता है, कहीं और नहीं होता है। कौन सी सरकार अपने चिट्टे खोलेगी कि हमने कितना पैसा खाया? कौन सी सरकार ये बताएगी कि हमने इतने हज़ार करोड़ का घोटाला किया? ये तो खैर वो नहीं बताएंगे कि हाँ हमने इतने हज़ार करोड़ का घोटाला किया, पर ये ज़रूर बताएंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर कितने हज़ार करोड़ खर्च हुए, किस बॉडी को दिया, कितना पैसा कहाँ लगा। ये इतना ट्रांसपेरेंसी भी बहुत होती है अगर डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना है तो। अंदर की बात तो कौन बताता है? कोई नहीं बताता। क्लियर। तो डेमोक्रेसी इज डिफरेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल, पहला पॉइंट, ठीक है। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स एंड दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। बेसिक डेफिनेशन अगर लिखना हो तो। क्लियर। देन ब्रॉड इज डेमोक्रेसी इज स्लो इन डिसीजन मेकिंग। क्या आउटकम है, ये एक दूसरा पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट 2 हो गया। डेमोक्रेसी स्लो है तो मैंने बताया क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट पीपल। अगर एक हाईवे निकालना है किसी गांव से, मान लो मांगलियावास कोई गांव है, अजमेर में है वैसे तो, वहाँ से एक रोड निकालना है, हाईवे निकालना है, हाईवे पास हो गया, सरकार ने बोला कि हमें ज़मीनों का अधिग्रहण करना है, ज़मीनें लेनी है किसानों से। किसानों को जो भाव चाहिए था, जो मार्केट में उनकी प्राइस का भाव था ज़मीन का, वो नहीं मिल पा रहा था, सरकार उन्हें कम पैसा दे रही थी। तो किसान प्रोटेस्ट पे आ गए, बैठ गए धरने पर कि जब तक हमें हमारा प्राइस जो है वो नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी है, उनका तो खेत है, अब उस पर से प्लानिंग निकल गई हाईवे की तो उनको तो पैसा मिलना चाहिए। किसान को मुआवजा भी मिलेगा, किसान को दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, कहीं और ज़मीन भी आवंटित की जाएगी। हुआ डेमोक्रेसी का फ़ायदा। अब यही मान लो कि नॉर्थ कोरिया है, या यही मान लो कि सऊदी अरेबिया, या यही मान लो कि दुनिया की कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर अभी भी डिक्टेटरशिप किसी ना किसी फॉर्म में चल रहा है, मैक्सिको मान लो, कहीं भी है, वहाँ बोल दिया कि सरकार को रोड निकालना है, कितना ही प्रोटेस्ट कर लो, रोड भी बना देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे और पैसा भी नहीं देंगे। ये डिफरेंस है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, जहाँ आपको जो बोल दिया जाए वो करना है, आपकी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस दिमाग में क्लियर रखो। ये जो मैं एग्जाम्पल्स देना है क्लियर रखो, क्या होता है अकाउंटेबल, क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, ये इसका सीधा सीधा लॉजिक है। क्लियर। नाउ accountability includes transparency of working of government towards their way of working for citizens because citizens elects the government. Clear? बहुत क्लियर। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ और मिलना चाहिए। क्लियर। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी विद ट्रांसपेरेंसी। तो हमने बताया कि वर्क जो करते हैं भाई, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोग चुनते हैं इलेक्शंस में, वहाँ पर हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, हर व्यक्ति अपनी सरकार बना सकता, पॉलिटिक पार्टिकल बना सकता है। सबसे पहला फीचर तो ये, वो भी डेमोक्रेसी में है। पब्लिक डिबेट, आप सरकार से सहमत नहीं है, सरकार के काम से सहमत नहीं है, आप डिबेट कर सकते हो। आप टेलीविज़न पे देखा होगा ना, न्यूज़ चैनल्स में पाँच लोग ऊपर बैठे होते हैं, 5 लोग नीचे बैठे होते हैं। अगर ये टेलीविज़न है तो टेलीविज़न में एक तो एंकर साहब होते हैं जो यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि आप बताइए कि ये सरकार ने जो किया वो सही है कि नहीं। उसके साथ बहुत सारे डिबेट करने के लिए अलग अलग प्रादुर्भाव, महानुभाव यहाँ बैठे होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये सारे महानुभाव डिबेट करते होते हैं कि सरकार ने जो किया वो सही है कि नहीं है, हमें ये रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कानून सही है कि नहीं। भले इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ये तो टेलीविज़न है, मीडिया है, पर ये डिबेट कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक डिबेट। प्रोटेस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने बोला किसान बिल के केस में भी चल ही रहा है। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर भी देश के लिए जो रूल होगा वो रूलिंग पार्टी बनाएगी, उसके लीडर्स बनाएंगे और लोगों के हित में बनाएंगे। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया सिटीजन्स के पास ये पावर है। आफ्टर द लॉ ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक सादा 10 रुपए के पोस्ट कार्ड पे पोस्ट ऑफिस से जाके पोस्ट कार्ड लाओ और आप पूछ सकते हो कि हमारे गांव में विकास के लिए स्कीम आई थी, इसमें कितना काम हुआ, कब तक हुआ। इवन कोई कंपटीशन एग्जाम आपने दिया है, मान लो आपने एनटीसी का एग्जाम दिया, आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा थे, फिर भी जो कट ऑफ है उसके अंदर आपका मार्क्स नहीं आया, तो आपको अपने मार्क्स जानने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ सकते हो कि कितना पावर देती हैं डेमोक्रेसी को। क्लियर। नाउ
सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ कंट्री. अमेरिका के पास आयरन ज़्यादा है, चाइना के पास कोल ज़्यादा है, भारत के पास एल्यूमिनियम ज़्यादा है. तो उस आधार पे हम उससे जुड़े हुए इंडस्ट्री बनाएंगे या उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे. एक तो डेवलपमेंट हो गया सिंपल, देश का डेवलपमेंट, नागरिक का डेवलपमेंट. अगर आज मैं पढ़ता नहीं तो आप लोगों को पढ़ाता कैसे? अगर आज मैं नॉलेज नहीं रखता तो आप लोगों को दूसरी चीज़ें कैसे बताता? कहीं ना कहीं मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ है? एजुकेशनल डेवलपमेंट से मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ है? इकोनॉमिकल. मैं पैसा कमा रहा हूँ, उससे अपना घर चला रहा हूँ, तो एजुकेशन के साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ. मैं अपना वोट दे रहा हूँ, अपनी सरकार को चुन रहा हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ. तो मेरा डेवलपमेंट, ना केवल मेरा डेवलपमेंट नहीं है, देश का डेवलपमेंट भी है. लेकिन अगर देश में रिसोर्सेज ही ना हो, पानी ही ना हो, तो हम पानी के लिए खर्चा करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज बनाएंगे. देश में पेट्रोलियम हो लेकिन दूसरी सब चीज़ें खत्म हो, जैसे अरेबियन कंट्रीज़ में होता है या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होता है. पेट्रोलियम है, तेल है सऊदी अरब के पास, यूएई के पास, कतर के पास, वेनेजुएला के पास, लेकिन इनके पास बाकी चीज़ें नहीं है. लाइक गेहूँ, खेती नहीं होती है, मिट्टी नहीं है, रेगिस्तान है. गेहूँ, चावल, राशन सब पूरे दुनिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, पर उनका बैलेंस हो जाता है. तो किसी भी देश का डेवलपमेंट उसके रिसोर्सेज से है, लेकिन किसी देश की डेमोक्रेटिक या गवर्नेंस का डेवलपमेंट सिटीजन्स के फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से है. ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, मैं इंडिया चलाता हूँ, मान लो, मेरे को मानो, मैं हूँ कल्प्रिट, मैं हूँ वो व्यक्ति जो देश में डिक्टेटरशिप करता हूँ. मैं इंडिया चला रहा हूँ, मैं इंडिया पिछले 25 साल से चला रहा हूँ. क्यों? मैं तो राजशाही मिलिट्री लीडर हूँ. परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने सरकार गिरा के और मिलिट्री डिक्टेटर बन गए थे, प्रेसिडेंट खुद बन गए थे. मैं तो बन गया प्रेसिडेंट, मैं हूँ देश का, मेरे आगे कोई नहीं है. जो भी मेरे आगे आवाज़ उठाता है मैं उसको मार देता हूँ, उसको मरवा देता हूँ. याद करो गुलेटाइन वाला कॉन्सेप्ट फ्रेंच में, मैक्स मिलन रॉबस्पीरी. लोगों ने आवाज़ उठाना खरीदे तो उसने गुलेटिन बनवाया था, गर्दन काटने का एक यंत्र बनवाया था डॉक्टर गुलेटिन से. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हिटलर. तो इंडिया चला रहा हूँ 25 साल से. इंडिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, जितने इंडिया में रिसोर्सेज है सब कंट्रोल कर लिए और डेवलपमेंट के लिए मैंने प्लांट्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी. पर मैंने क्या किया, एक ही तरह का डेवलपमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ, मुझे पसंद है, और कुछ डेवलपमेंट ही नहीं किया. लोगों की शिक्षा नहीं की, लोगों का रोजगार नहीं देखा. सब कंट्री में गरीब, अमीर में डिक्टेटर, और कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. ये डेवलपमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. जबकि अगर कोई डेमोक्रेटिक सरकार होती, वो देश चला रही होती, तो सभी पैरामीटर्स देखती. इनइक्वालिटी कितनी है, असमानता कितनी है, ठीक है, लोगों की इनकम कितनी है, लोग गरीब हैं कि अमीर हैं, किसको शिक्षा चाहिए, किसको पानी चाहिए, किसको बिजली चाहिए, किस गांव में रिसोर्सेज नहीं, किस गांव में सड़क नहीं है. ये सारे पैरामीटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं. हम इसके बाद भी ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट डेमोक्रेसी का तेज हो. क्यों? कैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल, एक ब्रिज बनाना है, सरकार बदल गई, डिसीजन मेकिंग स्लो रहती है डेमोक्रेसी में, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो रहती है. मैंने डिसीजन लिया, इंडिया की ग्रोथ तो हो गई 25 साल तक, लेकिन एक ही जगह हुई, एक ही एरिया में हुई, बाकी भारत अभी भी गरीब ही है. समझ रहे हो? चलो, लास्ट क्वेश्चन भी था, डेमोक्रेसी इज नॉट अश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मैंने बताया वही मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी आपको 100% डेवलपमेंट दे, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि किसी राज्य में बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा डेवलप हों, तो उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी डेवलपमेंट हो जाएंगे. राजस्थान में शिक्षा कम हुई, शिक्षा पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, खेती पे ध्यान दिया, तो हो सकता है कुछ कुछ असमानताएं चलेंगी डेवलपमेंट के साथ. बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट यूजुअली टेक्स अ टाइम टू डेवलप एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन. क्लियर? नाउ इसी पे आगे बात करते हैं. ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कमियां हैं? A government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free from corruption is not necessarily true. डेमोक्रेसी भी तो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, डेमोक्रेसी में भी तो इंसान ही वर्क कर रहा है. इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा या लालच या लोभ या करप्शन से फ्री नहीं होगा? बट कहीं ना कहीं इसको आप कंपेयर करो. करप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो किसी ना किसी जगह पर होगा, इंडिविजुअल के साथ होगा, पॉलिटिक्स के साथ होगा. लेकिन डिक्टेटर का तो ऐसा हो गया कि वो पैसा भी खाएगा, बांटेगा भी नहीं, देश को भी डुबाएगा. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट देखो, डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय सिटीजंस. इस चीज़ को सिंपली याद रखो. जहाँ सिटीजंस के राइट नहीं है, फ्रीडम्स नहीं है, तो आप जी ही नहीं सकते उस कंट्री में. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. जब यूएसएसआर, सोवियत संघ, रशिया टूटा था, उससे लगभग 10 कंट्री बने थे नए. कोसोवा, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, अल्बेनिया, ठीक है, यूक्रेन. जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990 में, जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रशिया जब टूटा और रशिया रह गया, यूएसएसआर नहीं रहा, तो कम से कम 10 से 11 कंट्रीज बने थे. और वो उसके बाद हमेशा लड़ते रहे आपस में रिसोर्सेज के लिए और डेवलपमेंट के लिए. इतना ज़्यादा एथिकल एथेंसिटी वहाँ पर डाइवर्स थी कि एक दूसरे के देश में से ही टुकड़े होते होते छोटे छोटे देश बन गए. पावर शेयरिंग याद करो,
वहाँ किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में कुछ मिलिट्री डिक्टेटर बन गए, कुछ सरकार के नाम पे ऑथोरिटेरियन हो गए, यानी सरकार तो थी लेकिन चलाता एक ही आदमी था। ठीक है, अल्बेनिया में मसकायर हुआ था 4000 लोगों का 1997 में, अल्बेनिया और कोसोवा के बीच में। एक अभी रिसेंटली मैं बताऊं, अभी रिसेंटली का एग्जांपल देखो, नागोर्नो कराबाख, अगर आपने इस रीजन का नाम सुना हो, अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में रिसेंटली वायलेंस हुआ था। हालांकि कॉज अलग थे, लेकिन वो एथनिक पावर शेयरिंग वाला जो पास एक पार्ट को लेकर, उसकी हिस्ट्री प्रीवियस ही है। क्लियर? तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम क्या सीखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे बेटर रिजल्ट लीड्स करती है। जब कंट्री की यूनिटी की बात है, सिक्योरिटी की बात आई, तो पूरा देश एक हो जाता है। क्लियर? सेकंड, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव इन द टू काउंट, दैट इज ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंडिया इकोनॉमी में कम होगी। दूसरा, करप्शन एक ऐसी मेल प्रैक्टिस है जो कंट्री के डेवलपमेंट को नो डाउट इफेक्ट करता है, देश के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है और सिटीजन्स को भी इफेक्ट करता है। डेमोक्रेसी का देखो, हर चीज़ के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ सही पॉइंट होते हैं, कुछ गलत होते हैं। डेमोक्रेसी बेटर तो है, हम ये नहीं कह रहे कि बेस्ट है, बेटर है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। हम ये भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, तो क्या हम ये नहीं मानते कि नॉन डेमोक्रेटिक में जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो डिक्टेटर ही एक्यूमुलेट करता है? क्या वो बांटता है? अगर उसको बांटना ही होता तो वो डिक्टेटर ही क्यों होता? अगर उसको लोगों को रिसोर्सेज ही देने होते तो पावर अनलिमिटेड एंजॉय ही क्यों करता? कॉन्सेप्ट है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर नो डाउट ये चीज़ एक पॉइंट है। डेमोक्रेसी में अक्सर जो है एक और पॉइंट आता है, वो है कि जो सभी लीडर्स हैं या जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, वो अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। कई बार इन इंटरेस्ट के लिए अपने लोगों के लिए अपने एक सेक्शन को फिक्स कर लेती हैं, या तो जात के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या सोसाइटी के आधार पर, और उनके लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं अनइक्वल डेवलपमेंट होता है। यही अनइक्वल जो डेवलपमेंट है, यही अनइक्वल जो ट्रीटमेंट है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी हो जाता है, यानी असमानताएं लगातार बढ़ती जाती हैं। गरीब अमीर के बीच का फर्क, जातिवाद का फर्क, ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, करप्शन एंड इनइक्वालिटी। Democracy is often frustrate the need of the people and often ignore the demands of the majority of its। तो ये हमने यहाँ तक बात की। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, बुक का ही है। ठीक है, दुनिया में जो एक सर्वे किया जाए कि भैया कितने लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कितने लोग कहते हैं? ठीक है, पूरी दुनिया में एक सर्वे कराया गया। रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो डेमोक्रेसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, सबसे मेन बात, एंड लेजिटिमेट। ठीक है, अब देखो, डेमोक्रेसी को प्रेफरेबल करने में भारत में एक सर्वे हुआ तो कितने सारे लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, बांग्लादेश में 69%, 70% इंडिया, 62 नेपाल, पाकिस्तान तो एक्सेप्शन ही है, वो तो कंट्री भी एक्सेप्शन ही है ना। तो 37% लोग कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमें, तो कोई भी लीडर रूल कर जाए हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, 71% श्रीलंका। अगेन, कैसे ये चीज़ें आती हैं, ये एक इतिहास है कि सिटीजन्स कैसे डेमोक्रेसी के अंदर मानते हैं। अवेयरनेस, लिटरेसी, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। समटाइम्स डिक्टेटर इज बेटर, कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कभी तो एक ही आदमी। हम कई बार ऐसा डिस्कशन नहीं करते हैं हमारे आसपास। आपके पेरेंट्स को सुना होगा, या पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स, आपके फादर के साथ फ्रेंड्स को सुना होगा। कई बार बोलते हैं ना, कह रहे इससे तो अच्छा होता कि देश में एक ही सरकार होती तो डिसीजन तो तेज होते हैं। सुना है कि नहीं सुना? या एक ही सरकार चले 20 साल तक तो कम से कम फटाफट एक जैसा डेवलपमेंट तो हो, डिसीजन एक में। क्यों कहते हैं? एक जैसी आइडियोलॉजी, एक व्यक्ति की सोच वैसी ही चलती है तो उसी के साथ डेवलपमेंट भी वैसा ही चलता है। बार बार फ्रीक्वेंटली सरकार बदलेगी, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान ऐसा कहता है कि हाँ भाई, डिक्टेटर काम आ सकता है। देखो, है ना, बिल्कुल अपोजिट। डजंट मैटर वाले भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में हमने चीज़ देखी, डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एनीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। एंड नाउ वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। कितने लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपके देश में अभी जो सरकार है उसको हटा के डेमोक्रेटिक सिस्टम डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा? साउथ एशिया कहते हैं वेरी सुटेबल, एंड सुटेबल 88%। मतलब कि ये तो यस और नो है ही नहीं, ये तो है यस और बेस्ट, ये उसके बीच में है। बांग्लादेश में भी कहते हैं कि सूटेबल, इंडिया में भी कहते हैं कि सूटेबल, पाकिस्तान में कहते हैं वेरी सुटेबल और सुटेबल। हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री? तो इसमें वो वेरी सुटेबल तो कहते हैं और सुटेबल में भी कहते हैं, मतलब बोलेंगे तो ये कि डिक्टेटरशिप चाहिए। ठीक है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट, दुनिया में डेमोक्रेसी को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ओवरवेलमिंग। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिटरेसी इसके साथ जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, देखो जहाँ पर भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डाइवर्स है, वो डेमोक्रेसी ही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे समाज का, जाति का, धर्म का एक व्यक्ति अगर सरकार में होगा तो हमारे इंटरेस्ट को केटर करेगा। समझ में आ गई बात? जबकि डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेटिक में तो ये होता ही नहीं है।
तो जहाँ हमारा आदमी होगा, हमारा व्यक्ति होगा, सरकार का पार्ट होगा, तो हमारा डेवलपमेंट की बात तो करेगा थोड़ी बहुत, और तभी हम जीत पाएंगे। क्लियर? इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। तो इकोनॉमिक रेट भले ही स्लो हो, डेवलपमेंट भले ही स्लो हो, पर रिप्रेजेंटेटिव या रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेट, इसकी हम बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितनी लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब कानून वही बनाएगी जो सिटीजन्स और उनके वेलफेयर के लिए हों, वर्क्स फॉर द सिटीजन एंड देयर वेलफेयर। नीड्स को, सिटीजन्स की नीड्स को समझती है, उनके लिए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जैसे रिजर्वेशन का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। दैट इज द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज डिजायरेबल। और यही कारण है कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां प्रोटेस्ट हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए, उसका कारण यही है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। क्लियर? नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक आधार पर कौन सी देश डेवलप है, कौन सा लेस डेवलप है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। रिसोर्सेज का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं किसी देश के पास, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर पॉपुलेशन भी कम हो तो भारत या जैसे बात करें भारत की या बांग्लादेश जैसे जिन देशों के पास एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना, वहाँ रिसोर्सेज कम भी हो तो और लेस डेवलपमेंट। फिर भी हमने पिछले 70 साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इंडिया आज जिस जगह पे है 70 साल में, वो बहुत अच्छे लेवल का डेवलपमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए थे गुलाम के बाद, 30% पॉपुलेशन जो है हमारी वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो हमारा त्वरित विकास नहीं हुआ, फास्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट हमने कहीं ना कहीं पर एक अच्छा मुकाम बनाया है। हम टेक्नोलॉजी से लेके, कंप्यूटर साइंस से लेके, हम एग्रीकल्चर से लेके, हर एक क्षेत्र में भारत का योगदान पूरी दुनिया में है। चाहे साइंस में देख लो आप, चाहे आप डेवलपमेंट में देख लो, ठीक है, भारत की एक इंटरनेशनल इमेज है ड्यू टू इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। क्लियर? नाउ लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से देश हैं जो कि असमान हैं। अमीर कंट्रीज, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जिन्होंने पैसा पहले स्क्वीज कर लिया छोटी कंट्रीज से, लाइक इंडिया को कॉलोनी बना के ब्रिटेन सारा पैसा ले गया, ठीक है, फ्रांस जो है अफ्रीका से बहुत सारे रिसोर्सेज ले गया, तो ये कंट्री रिच है, इनकी इनकम भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया जो मिडिल कंट्री ग्रुप के कंट्रीज में आते हैं, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये वो कंट्रीज़ हैं जो बड़े कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन भी बड़ी है। रशिया जिनका डेवलपमेंट भी हो रहा है, रशिया इज़ अ डेवलप कंट्री बेसिकली, ठीक है, और इनके पास रिसोर्सेज कम है फिर भी डेवलपमेंट। पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, ट्यूनीशिया, ईरान, इराक, वो कंट्रीज़ जो पुअर हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो क्या कॉज ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है इसलिए ये पुअर है, या डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए पुअर है? समझते हैं। हमने बात देखी है कि जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स थे 50 साल से आज़ादी के बाद, 1950 का समय एक ऐसा समय है जहाँ पर दुनिया के हर देश में वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, वहाँ सरकारें चेंज हो रही थी। तो ऐसा क्या माना जाता सही है कि जहाँ 1950 से 2000 का जो समय है, जिन देशों में डिक्टेटर था उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ है? कंट्री का डेवलपमेंट हुआ होगा, कंट्री में प्लांट्स बने होंगे, रोड्स बने होंगे, लेकिन सिटीजन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्लियर? सिटीजन्स के ऊपर केवल पाबंदियाँ या बंदिशें थी। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो भले ही डिसीजंस डिले हुए हों, भले ही डिसीजंस लेट हुए हों, डेवलपमेंट स्लो हुआ हो, लेकिन उसमें लोगों की राय, लोगों की नीड्स, रिक्वायरमेंट जानी गई, सरकार ने फिर काम किया, सरकार बदल गई, समय लगता है। तो देयर माइट बी कि डेमोक्रेसी में जो ग्रोथ है वो स्लो जाएगी, लेस होगी, बट हम ये नहीं कह सकते कि डिक्टेटर से बेटर फॉर्म गवर्नमेंट नहीं है, डिक्टेटर इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हम उसमें नहीं कहेंगे। क्लियर? Economic growth in the country is depend on government. It depends on country's population, situation, cooperation from other economic priorities. तो इन सब का एक रोल होता है। Democracy often leads delayed decisions to making includes long decisions, officials, leaders and equality. सबके साथ decisions होता है, सबके साथ बात होती है, तभी आगे विकास होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट स्लो है। ये बुक का एग्जाम्पल है कि 1950 से 2000 तक डेमोक्रेटिक रीजन्स में स्लो ग्रोथ रेट रही है, लगभग 1%, लेकिन डिक्टेटोरियल में फास्ट रही है। ठीक है, पुअर कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप में थी वहाँ भी रही है, और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी वहाँ पर भी रही है। आप मार्जिन देखो, मार्जिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटर में हो रही है, इसका मतलब है इस कंट्री की ग्रोथ, रिसोर्सेज की ग्रोथ या उसके डिसीजंस लेने की ग्रोथ। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये नहीं कह सकते। हाँ, डेमोक्रेसी में भी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है, हम ये जानते हैं, ओवरऑल डिसीजन आगे नहीं बढ़ती कंट्री, हम मानते हैं, बट डिसीजन मेकिंग इज टेकन अकॉर्डिंग टू दी पीपल। अब इसका एक और रीजन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। रिसोर्सेज जो है दुनिया में वो भी अनइक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनइक्वलिटी, असमानता, अमीर गरीब समझ लो आप तो सीधे सीधे,
अमीर यानी रिच एंड पुअर, ये जो एक रेशो है, पहले ही गरीब है, मुकेश अंबानी की इनकम बहुत ज़्यादा है और एक भारत का गरीब किसान, उसकी इनकम बहुत कम है, दोनों की इनकम जोड़ के हम नेशनल इनकम निकाल देते हैं, ठीक है, तो एवरेज तो कम आएगा। वो कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम टॉप 20%, यानी साउथ अफ्रीका के टॉप 20% जो रिच लोग हैं उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, 64% ऑफ द कंट्री, यानी जो 20% है उनके पास देश का 60% रिसोर्सेज है, पैसा है, माइंस है, लोकेशंस है, सब कुछ, और जो बाकी पॉपुलेशन बच गई उनके पास 2%, 20% जो बची उनका 2%। ब्राज़ील के पास 63% रिसोर्सेज है, 20% के पास, बाकी 2.6। अब यहाँ देखो इनकम कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ तो बहुत अनइक्वलिटी है, यहाँ देखो 34% के पास 20% एरिया है और बाकी 9.6% बॉटम में जो है उनके पास भी है, यानी रेशो लोगों का बढ़ रहा है। हंगरी, डेनमार्क, इनके अंदर ये जो इनइक्वालिटी है ये कम है क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि पॉपुलेशन लेस है, ठीक है, और पॉपुलेशन डेवलप्ड भी है। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे वर्क करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, केवल एक पैरामीटर पे नहीं मान सकते कि डेमोक्रेटिक है तो कम होगा या नॉन डेमोक्रेटिक है तो ज़्यादा होगा, सभी पैरामीटर्स पे काम करते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो हमने बात की थी कि वर्ल्ड के जो मेजॉरिटी रिसोर्सेज हैं, अब मान लो कोई ऐसी डिक्टेटर कंट्री हो जहाँ सारा ही रिसोर्सेज एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ अपनी आर्मी में लगा रहा है, लोगों के लिए भूखे मर रहे हैं लोग, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और वो मिसाइल बना रहा है क्योंकि उसको बनानी है, लाइक किम जोंग, ठीक है, तो उसमें वो रिसोर्स भी कंट्रोल कर रहा है और लार्ज पॉपुलेशन का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। क्लियर? ऑक्सफैम एक सोसाइटी है जो सर्वे करती है कि टॉप 1% कंट्रोल्स 46% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ, दुनिया के 1% लोग रिचेस्ट, लाइक मुकेश अंबानी, ठीक है, लाइक हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, या हम बात करें कि जितने भी बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके पास इतना वेल्थ है, इतना रिसोर्स है कि वो पूरी दुनिया के जो है 46% रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स कि इनइक्वालिटी, असमानता स्पेशली कनेक्टेड विद इनकम एंड ग्रोथ, और वो इनकम ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज पे। अंडर द मोस्ट डेवलपिंग नेशंस इनकम, इनइक्वल इनकम इज अ मेजर ऑफ प्रॉब्लम विच इज कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी, और ये जो इनकम में असमानता है ये गरीबी का कॉज है, ना कि ये कि डिक्टेटरशिप होती तो ज़्यादा डेवलपमेंट होता या डेमोक्रेसी तो कम होता। रिसोर्सेज के एलोकेशन सबसे मेन डिफरेंस है इनइक्वल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। मेजर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड विद 1%, जो हम बात कर चुके हैं, और उनके द्वारा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं। डेमोक्रेसी आर नॉट कंप्लीटली एबल टू रिड्यूस बट द वर्क्स फॉर ऑल मेल न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी केवल इनकम ही रिड्यूस करने में सोचे या इनकम इनइक्वालिटी के बारे में ही सोचे और किसी पैरामीटर पे वो ना सोचे, लेकिन डेमोक्रेसी स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों की इनकम, सामाजिक कल्याण, डिग्निटी, इन सब पे ध्यान देती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए इनकम के अंदर, वो थोड़ा स्लो होता है। क्लियर? ये देखो, इस डायग्राम को देखो, आपको चीज़ समझ में आएगी कि जो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन है, गरीब, आम, पिछड़ी जनता, उसके पास रिसोर्स भी 2% है। तो इफ़ देर आर वेरी मच पीपल, वेरी मच पॉपुलेशन, रहने को ही जगह नहीं है, ठीक है, बहुत कम जगह है, एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, भारत, वहीं पर एक कंट्री रशिया जहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन है, एरिया भी बहुत बड़ा है और रिसोर्सेज भी हैं, डेंसिटी भी कम है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो वर्ल्ड की वेल्थ 2% लोग जो है, रिच जो लोग हैं, यानी कि जो रिच है वो और रिच हो रहा है और जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का इसमें रोल कम है। क्लियर? इसको समझो। सोशल डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया, आपके कल्चर, लैंग्वेज, आपकी हिस्ट्री को कौन टेक केयर करता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होगा। आप मदरसा बनाओ, अपने बच्चों को मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से पढ़ाओ, आप क्रिश्चियन हो, आप चर्च बनाओ, आप कॉन्वेंट स्कूल बनाओ, अपने हिसाब से पढ़ाओ। भारत में कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आप हिंदू हो, अपने हिसाब से पढ़ाओ, अपनी शादी अपने हिसाब से करो, अपने रिचुअल्स, त्योहार सब मनाओ। देयर इज अ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, एक वर्ड में याद रखना है और कुछ नहीं करना है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, अगर आप, जैसा मैंने बताया, अगर आप फिजी चले जाओगे, आप इंडियन हो तो आप सेकंड ग्रेड इंडियन हो, आप वहाँ के फिजियन इंडियन के बराबर आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाओगे तो आप वहाँ के इक्वल सिटीजन नहीं हो, आप वहाँ पे नॉन रिलायबल, जो आपकी जो नॉन रेजिडेंट इंडियन की इमेज है वही आपकी रहेगी। आप
इक्वालिटी आपको देश का हर दुनिया में हर देश दे ऐसा नहीं है, लेकिन आप कनाडा जाओगे तो आप वहाँ के सिटीजन बनोगे, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ आपको इक्वालिटी का आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्लियर। सो बेल्जियम में हमने देखा कि डच और फ्रेंच और जर्मन्स को इक्वालिटी दी गई, सोशल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया, जबकि सिन्हाला में वो नहीं किया गया और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुए। तो सोशल डाइवर्सिटी को भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही जो है प्रमोट करती है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में? बैलेंस होना चाहिए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी पे भारत में हिंदू के अकॉर्डिंग ही पॉपुलर सरकार बने, हिंदूज के अकॉर्डिंग काम करे और बाकी पांचों रिलीजन रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। It also necessary that rule by majority does not become the rule by majority community in terms of religion. Majority मतलब सभी लोगों का मिला जुला सरकार को जो वोट गया है एक पार्टी को, वो मेजॉरिटी, ना कि धर्म जाति या कास्ट के अनुसार चुने गए कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी। Rule by majority means that in case of every decision election different person and groups may end this system. Clear? तो यहां तक की बात है कि सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक डाइवर्सिटी को कौन प्रमोट करता है? डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये तो मैंने आपको बताया ही। अधिकार, राइट्स जो मिलते हैं आपको, राइट्स टू ईच कास्ट एंड रिलीजन, अपने अनुसार, धर्म के अनुसार पढ़ाई, अपनी जाति के अनुसार अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। राइट्स रिलेटेड टू वुमेन, फ्रीडम एंड प्रोटेस्ट, अपने सरकार के खिलाफ बोलने का, आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने का, आप पे कोई झूठा केस हो गया है, सरकार आपको दोषी बना रही है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट है, आप अदालत जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस राइट्स, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हैं, हर लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप दिया गया है कि आप इंपॉर्टेंट है, आपका कल्चर, वैल्यू एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स ये केवल आपको दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ government. Clear? Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual. Rights of women are recent developments in democracies. महिलाओं के इक्वल अधिकार, फेमिनिज्म के लिए भी डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स या राइट्स की बात होती है और डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है दुनिया में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमने बात की थी यहाँ तक की। ये था हमारा चैप्टर आज का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को रिवाइज करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मोशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।